स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। उसी को आगे पढ़ते हैं। पाठ है हमारा स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा स्मृति कोश के 3 कक्ष, जिसमें हम ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष था, लघुकालीन स्मृति कक्ष और दीर्घकालीन स्मृति कक्ष। फिर हम पढ़ रहे थे कि कुछ बातें हम भूल क्यों जाते हैं, कि जिस प्रकार से कुछ चीज़ें याद रहती हैं उसी प्रकार से कुछ चीज़ें भूल क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो है इसके कारण है कि ये तथ्य हैं हस्तक्षेप की भूलने की क्रिया है, उसके कारण थे हमारे हस्तक्षेप, पुनः स्मरण में अक्षमता और अभिप्रेरित विस्मृति या रचनात्मक प्रक्रम। तो हस्तक्षेप हमने पढ़ा कि हम जैसे कोई फ़ोन नंबर हमको याद रखने, कोई पुराना फ़ोन नंबर हमें याद था, लेकिन अगर आपको कोई नया फ़ोन नंबर याद करने के लिए दिया जाता है तो आप उस पुराने को भूल जाते हैं। फिर दूसरा था हमारा पुनः स्मरण में अक्षमता, कि कई बार हम किसी चीज़ को रखकर भूल जाते हैं और वो अपने आप हमें किसी कहीं पर रखी हुई याद आ जाती है। अगला है अभिप्रेरित विस्मृति उन तथ्यों की होती है जिन्हें कोई जानबूझकर भूलना चाहता है। ये अभिप्रेरित विस्मृति क्या है कि ऐसी तथ्य जिनको कोई जानबूझकर भूलना चाहता है। इसका संबंध अप्रिय घटनाओं से होता है। ये कौन सी होती हैं? अप्रिय घटनाएं, यानी ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में अच्छी नहीं होती, तथा इसी कारण वैज्ञानिक इन्हें विग्रह या दमन की संज्ञा देते हैं। और इसी कारण से जो वैज्ञानिक है इसे निग्रह या दमन की संज्ञा देते हैं। बुरी बातों को भूलना अथवा कोई बुरा काम करते समय किसी शुभ उद्देश्य की अवहेलना करना अभिप्रेरित विस्मृति की सूची में आता है। तो इसमें क्या आता है कि एक तो कोई बुरी बात है, जो आपके साथ में कोई बुरी घटना हुई है, आप उसको भूलने की कोशिश करते हैं वो, या फिर कोई आप बुरा काम करते हैं और आपको कोई अच्छी बात है वो याद आती है, कोई शुभ उपदेश है, अच्छा उपदेश है, आपको याद आता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं कि इस बात को मैं भूलूं और मुझे ये काम करना है। तो ये होती है आपकी अभिप्रेरित विस्मृति की सूची में ये आती हैं। फिर चौथी है इसमें रचनात्मक प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अतीत में हुई घटनाओं को व्यक्त करते समय भूले हुए अंशों की मनगढ़ंत तथ्यों से पूर्ति कर देते हैं। ये मनगढ़ंत तथ्य रचनात्मक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये पुरानी घटनाओं को विश्वसनीय बना देते। यही नहीं, ये भूले हुए पुराने अंशों को पुनः स्मृति में लाने से भी रोक देते हैं। कि आपके अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं को व्यक्त करते समय भूले हुए कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, कुछ उनके अंश भूल जाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, कुछ मनगढ़ंत बातें हैं उसमें जोड़ देते हैं, और ऐसा करने से जो पुरानी घटनाएं थी उसको विश्वसनीय बना देते हैं कि उसमें हमें विश्वास होने लगता है। और यही नहीं, ये भूले हुए पुराने अंशों को पुनः स्मृति में लाने में भी रोक देती हैं, और फिर वो जो पुरानी बात है वो हमको अच्छे से याद भी नहीं आ पाती, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नया उसमें जोड़ चुके हैं। अब है स्मरण शक्ति का परिष्कार। भुलक्कड़ लोगों की स्मृति को पैनी करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक गैरी स्मॉल ने स्मृति को बढ़ाने हेतु एक विधि निकाली, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं कि हम अपनी स्मरण शक्ति को किस प्रकार से सुधार सकते हैं। पैनी करना यानी उसको सुधारना। तो कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक शास्त्री थे गैरी स्मॉल, उन्होंने इसकी 4 विधि बताई हैं। विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधियां, तनाव दमन और स्मृति संबंधित व्यायाम। तो विशिष्ट भोजन में क्या है, गैरी स्मॉल ने के अनुसार स्मृति को तेज करने हेतु ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें ओमेगा युक्त अम्ल वर्तमान हो, यानी उसमें ओमेगा युक्त जो पदार्थ हैं वो उसके अंदर हों। इसके अंदर आते हैं ड्राई फ्रूट्स, कुछ मछलियाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फल और हरी सब्जी में भी ये पाया जाता है। दूसरा हमारा शारीरिक गतिविधि में गैरी स्मॉल ने अनुसार भ्रमण शरीर को तनाव और पर्याप्त विश्राम स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक होता है। कि भ्रमण करना, शरीर को तानना और पर्याप्त विश्राम करना इसके अंदर आता है। इसके अतिरिक्त 15 मिनट का दैनिक व्यायाम भी मस्तिष्क को चुस्त रखने में रामबाण का कार्य करता है। तनाव दमन हेतु उपाय आप इसी पुस्तक में पाठ के विस्तार से पढ़ेंगे। एक पाठ आएगा इसी में आगे तनाव दमन के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे। इसको नियमित रूप से अपनाकर आप तनाव को भगाया जा सकता है कि हम किस प्रकार से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अन्य स्मृति व्यायाम हैं। ये व्यायाम होते हैं कि याद करने वाले तथ्यों को गीतों के रूप में दे देना, कि कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको हम गीत के रूप में याद करें। जैसे 30 है दिन सितंबर के
अप्रैल जून नवंबर के से सभी 31 फरवरी के 28 29। तो आप ईद के द्वारा किसी चीज़ को याद कर सकते हो। फिर दूसरा है शब्दों के पहले पहले अक्षर को मिलाकर एक शब्द बना लेना। कि आप कुछ याद कर रहे हो और वो आपको याद नहीं हो रहा है, कुछ बड़ी डेफिनेशन है, तो आपने क्या करा, उसके हर पहले पहले शब्द को मिलाकर उसको एक शब्द बना लिया, सभी का पहला पहला बनाकर। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। तो ये आपके जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह होते हैं उसको से भी आप याद कर सकते हो। इसी प्रकार से आप इंद्रधनुष के जो रंग हैं उनके भी नाम याद कर सकते हो कि हर वर्ड का क्या हो गया, आपने पहला पहला अक्षर याद करके आपने वो 7 अक्षरों को मिला के एक वर्ड बना दिया, तो आपको याद हो गया कि वो कौन सा कलर है उसके अंदर। फिर है गैरिस्मोल का स्मृति सूचक सूत्र निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल देता है। इनके साथ साथ में जो स्मृति वर्धक यानी स्मृति बढ़ाने वाला जो सूत्र है वो इन चीज़ों पर विशेष गौर देता है। वो है अच्छी निंद्रा की। सबसे पहले है 8 घंटे से कम की निंद्रा स्मरण शक्ति को निर्बल बनाती है। कि अगर हम 8 घंटे से कम सोते हैं तो हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम हो जाती है। सदैव अंधेरे स्वच्छ कमरे में निश्चिंत होकर शयन करना चाहिए। कि हमें हमेशा अंधेरे कमरे में स्वच्छ कमरा हमारा साफ हो और निश्चित होकर हमें सोना चाहिए। गहन श्वसन गहरे लंबे सांसों का व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है। सांस को भीतर से ले जाकर कुछ पल रोक लेना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। कि गहरे लंबे सांस से व्यायाम है जो मस्तिष्क में को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है, इसलिए हमको सांस को भीतर ले जाकर कुछ पल के लिए रोकना चाहिए, फिर इसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तीसरा नियमित व्यायाम से मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तनाव घटता है, भूख बढ़ती है और मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिसके फलस्वरूप स्मरण शक्ति है वो हमारी पैनी होती है। फिर है संतुलित भोजन। फलों, हरी सब्जियों, मछली, बादाम, अखरोट आदि का प्रतिदिन सेवन करने से स्मरण शक्ति में परिष्कार होता है यानी सुधार होता है। संतुलित भोजन करने से खूब पानी पीना, मस्तिष्क का 72% भाग है वो पानी से बना है, अतः दिन में 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। फिर है धूम्रपान के निकट नहीं जाना। कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे रक्त कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क की और ऑक्सीजन तथा रक्त का संचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। फिर लास्ट है आपका शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोष्ठ है वो भी सिकुड़ने लगता है तथा भी स्मृति धीरे धीरे पाँव जमाने लगती है। कि शराब पीने से क्या होता है कि जो आपकी स्मृति कोष्ठ है वो सिकुड़ने लगता है तथा जो भूलने की जो आदत है वो धीरे धीरे आप में बढ़ जाती है। शब्दार्थ है इसमें अतीत यानी बीता हुआ समय, बौद्धिक मानसिक अर्जित कमाया हुआ, अनुभूत अनुभव की हुई, रहस्य भेद अनिवार्य रूप से कोशिका सेल, क्रियारत कार्यरत, अभिप्रेरित प्रेरित किया हुआ, स्मृत याद किया हुआ, विस्मृत भूला हुआ, अक्षम अशक्य, सदुपयोग सुपदेश नसीहत, विश्वसनीय विश्वास के योग्य, शयन सोना, पैनी तीखी, श्वसन सांस लेना, परिष्कार सुधार। तो बाकी के जो प्रश्न उत्तर हैं वो बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू। Good morning at class. So let's start our today's maths class. In the previous class we completed our discussion of chapter number 6 and now next move to the next chapter, that is chapter number 7, that is about the फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं, मतलब कि उनको टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि आइडेंटिटी यूज करनी है या क्या करना है, हमें सिंपली फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब सिंपली क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरल वैल्यूज जो है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उनमें से कॉमन देखते हैं। यहाँ पे देखो 35, 10 और 15, इनमें से 5 कॉमन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा 10 अगर कॉमन लेंगे वो इन दोनों से डिवाइड, तो 5 तो कॉमन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो तीनों में कॉमन है उसको हम वो ले सकते हैं। यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे m नहीं है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, n है यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो n कॉमन आ सकते हैं, जो तीनों में होता है उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे और कॉमन कौन सा लेते हैं, मिनिमम पावर। मिनिमम पावर मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो मतलब मिनिमम पावर आ जाएगी बाहर। 5n कॉमन आ गया, अंदर क्या लिखेंगे 35 m² n² और जो कॉमन लिया उसको कहाँ लिख देंगे, इसके डिवाइड में, ठीक है। ऐसे 10 m n p और इसके कॉमन क्या हो जाएगा 5
इसके डिवाइड में 15n स्क्वायर p स्क्वायर और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 5n। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते, 5 1 जा 5, 5 7 जा, n से एक पावर कैंसिल आउट, नाउ 5 2 जा, n से ये पूरा n कैंसिल आउट, 5 से 3 और एक n से ये पावर कैंसिल आउट। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 5n और यहाँ से बचा 7 m स्क्वायर n प्लस 2mp एंड माइनस 15 सॉरी माइनस 3n और p स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस 10, जो लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, उसमें माइनस 10 a स्क्वायर b की पावर 3 प्लस का 10 15 a b स्क्वायर c माइनस 25 a b एंड c स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरल्स में देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15 और यहाँ 25, 5 ही कॉमन आ सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट हम लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ 10 है, लेकिन 10 के टेबल्स में 15 और 25 नहीं आते, तो उससे नीचे जाएंगे, किस पे आएगा 5, तो 5 कॉमन आ गया यहाँ से। नेक्स्ट जो सब में कॉमन है, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मिनिमम कौन सा है a की पावर 1, तो a कॉमन आ गया। देन b पे जाते हैं, b यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b और मिनिमम पावर क्या है उसकी b, ये कॉमन आ गया। c हमारे पास यहाँ नहीं है तो c कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि तीनों टर्म्स में कॉमन होना चाहिए। ना क्या करेंगे 10 a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन में लिखेंगे 5 a b, देन 15 a b का स्क्वायर c अपॉन में 5 a b एंड देन माइनस का 25 a b c स्क्वायर अपॉन में 5 a b। जो कैंसिल आउट होते हैं उनको लिख देंगे, 5 से कैंसिल आउट 2, यहाँ से a की एक पावर कैंसिल और b की यहाँ पे एक पावर कैंसिल होगी तो कितना बचेगा b की पावर, यहाँ लिख देते हैं b1 और d स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे 5 3 a की एक कैंसिल आउट, b की एक पावर कैंसिल आउट, एक बचेगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 का a की 1 पावर, b की भी कैंसिल आउट, तो कितना बचा 5ab, यहाँ से है माइनस 2a b का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से क्या बचा सिर्फ b और c, और यहाँ से 5a b तो कैंसिल आउट, तो c स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so in the second question we have to factorize the following by regrouping। regrouping मतलब हमें क्रिएट करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है और वो दोबारा से रीग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ 9 और 9, इन दोनों में से 9 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो हम y वाली टर्म को इसके साथ लिख देते ताकि उन दोनों में से भी कॉमन आ जाए और बाकी वाले में से भी। तो क्या लिख दिया y स्क्वायर और यहाँ पे इसके आगे प्लस था इसीलिए यहाँ प्लस है, फिर प्लस और 9 प्लस 9y को हम क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो y और y है दोनों में और मिनिमम पावर कॉमन आती है तो क्या आ जाएगा y की पावर 1, क्या बचेगा यहाँ पे y की पावर 1 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ले चुके हैं, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द रिमेनिंग 1 विल बी रिटन हियर। नाउ प्लस हियर वी हैव कॉमन इज 9, y दोनों में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं आ सकता, तो 9 यहाँ कॉमन आएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। ना 1 प्लस वाई को y प्लस 1 लिखो या 1 प्लस वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, y प्लस 1 और यहाँ पे y प्लस 1 है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये जो टर्म है यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ ये, क्योंकि ये पूरी टर्म कैंसिल आउट। फॉर देखो यहाँ क्या करेंगे हम, y प्लस 1 कॉमन लिया, y इंटू वाई प्लस 1 लिखेंगे और उसके नीचे कितना लिखेंगे y प्लस 1। इसी तरह 9 इंटू वाई प्लस 1 लिखेंगे और उसके नीचे भी क्या लिखेंगे y प्लस 1। कैंसिल आउट हो गई ये टर्म, यहाँ से भी कैंसिल आउट, तो बचा कैसे y प्लस 1, यहाँ से रिमेनिंग है y और यहाँ से है 9। ये दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव 3 टर्म्स। तो रीग्रुपिंग में क्या आएगा, हमारे पास 2 ही टर्म्स होंगी, मतलब कि एक कोई कॉमन वो ले सकते हैं। अब यहाँ देखो पहले तो यहाँ स्क्वायर में पावर्स है, तो क्या करेंगे उसके बजाय हम इन्हीं दोनों को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ देखो न्यूमेरल में 5 कॉमन आ सकता है और वेरिएबल में हमारे पास कुछ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2y बन जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, x प्लस 2y और उसका स्क्वायर। अब यहाँ देखो x प्लस 2y, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, उसकी मिनिमम पावर कॉमन आती है, तो हमने ले लिया x प्लस 2y की मिनिमम पावर है ये, और ये कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, यहाँ से 5 क्योंकि एक ये कैंसिल आउट हो चुका है पूरा ना, यहाँ से 3 और ये पावर क्योंकि एक कैंसिल आउट होगी और दूसरी पावर रह जाएगी यहीं पे, तो x प्लस 2y। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इसका सिंपली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
So in the third question we have to use the identities. Identities हमारे पास ये है, इसके अलावा जो है अगर यूज होगी तो मैं बाद में लिखवा दूंगी। तो इनको यूज करके हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज, मतलब अभी तक हम क्या करते थे, ये हमारे पास कुछ ऐसे टर्म गिवन होते थे और उनको एक्सपेंड करके यूं लिखते थे। अब हमारे पास ये गिवन है, मतलब जो राइट हैंड साइड में वो गिवन है और हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले एज्यूम करके बताने की कौन सा फैक्टर बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ क्या है, हर जगह प्लस प्लस है, तो मतलब उनका 2 का अगर हमें स्क्वायर मिल जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अब हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सा टर्म कौन से में ये लगेगा और कौन से में ये नहीं लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्टली जो करे थे हमने, उनमें भी तो ये लग सकते थे। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आपको सिंपली ढूंढना है कि कोई एक स्क्वायर और स्क्वायर, 2 स्क्वायर वाली टर्म बन जाए और एक बीच में क्या बन जाए, 2xy वाली टर्म। ठीक है, या हमारे पास क्या हो, ऐसे फैक्टर्स में गिवन हो या दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर गिवन हो, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ देखो 25 किसका होता है, 5 का, और m किसका होता है, m स्क्वायर का, मतलब m लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों को कलेक्टिवली मैं लिख सकती हूँ 5m का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर अंदर अप्लाई करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख सकती हूँ 5m का स्क्वायर हो गया। नाउ प्लस, अब यहाँ दिख रहा है 40m, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट पे जाते हैं, 16 जो कि होता है 4 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ये y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये हमारे पास सही है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको 2 इंटू, हमारे पास x भी आ गया, x क्या है 5m, और y हमारे पास आ गया 4, 2 इंटू दिस वन एंड मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40 और m 40m। ठीक है, ये आंसर हमारे पास 2xy भी आ गया। तो सिंपली क्या बन गया, 5m प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। ठीक है, हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इनमें से कोई 2 स्क्वायर बन जाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि 2xy प्लस में या माइनस में, जिसमें भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों फैक्टर्स में से बना देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जो है, उसमें क्या है, 49x की पावर 4 है, माइनस में 168 x स्क्वायर y स्क्वायर है, और प्लस में 144 y की पावर 4। अब यहाँ देखो 49 तो दिख रहा है 7 का हो गया, चलो 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, मैं x की पावर 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, x की पावर 4 आ जाएगा, तो मतलब ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, हो गया ये टर्म। नेक्स्ट में आते हैं, माइनस का है, अब स्क्वायर वाले टर्म्स तो माइनस में तो थी नहीं, फिर भी चलो देखते हैं। 168 होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो। 144 होता है 12 का, और y की पावर 4 का वही y स्क्वायर की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। हम क्या करते हैं, अप्लाई, यहाँ माइनस हो तो माइनस ही रहने दो और अप्लाई करो 2 इंटू x क्या है 7x स्क्वायर, इंटू y क्या है 12y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 7 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 12 8 2 1 जा 2 1 4 जा 1 8 6 and 168 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म आ रही है। तो मतलब कि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो कौन सी टर्म बन गई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ही है ऑलरेडी, तो इसीलिए वो एज इट इज आ जाएंगे और माइनस में आ जाएगा बीच में। ठीक है, आइडेंटिटीज हमने वहां पे लगा दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट है इसी का ही पार्ट, उसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्टली हम क्या ढूंढते हैं, स्क्वायर्स किसके बन रहे हैं, तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1, कितना भी लिख दो उसका तो वही रहता है। यहाँ पे 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, उसके बाद xy भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर क्या हो जाता है, x का अगर हम वो निकालेंगे, x को 2 टाइम्स लिख देते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, और y को भी 2 टाइम्स, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अंडर अगर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो y का स्क्वायर बच जाएगा। अब हमारे पास x भी आ गई टर्म, y भी आ गई, तो क्या करेंगे, अप्लाई 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई y, जो कि हमारे पास 4xy। यहाँ देखो 2 इंटू 4 8 और xy आ गई ये टर्म, तो क्या हो गया, सिंपली ये 1 और माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस 2xy है, वो किसमें आता है हमारे पास, x माइनस y का, तो 4xy और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो इसके बाकी पार्ट्स में क्लास वाली जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी तब कराए थे पार्ट, उसमें से देख लेना। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Today's my topic is MS Word. So let's start. Student, in previous video I discussed about the shortcut key
टुडेज आई टेल यू अबाउट MS जो ऑफिस होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। स्टूडेंट MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, MS पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस, इस तरह के आउटलुक, बट टुडे आई डिस्कस विद यू MS Word. Student, MS Word is a word processor that is used to editing, coloring and formatting the text and graphics. MS Word में पेजेस होते हैं, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, इस तरह से इसे होता है। तो इसमें जो डेटा होता है उसको आपने कोई भी लाइन राइट की है उसको आप एडिट कर सकते हैं। मीन्स एडिट का मतलब होता है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। कलरिंग मीन्स उसका जो कलर है उस कलर को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। फॉर्मेटिंग मीन्स उसका जो स्पेस है जो लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट राइट किया आप उसके साथ कोई भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट MS वर्ड में ये सारी फैसिलिटी है कि किसी भी टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है एंड अदर वन की उसके साथ पिक्चर भी ऐड की जा सकती है। ओके, नाउ I will tell you steps about how to open MS Word. First, you have to click on Start button, then All Programs, Start button, All Programs, MS Office, and select MS Word. सबसे पहले आपको Start button होता है जो टास्क बार में लोकेटेड होता है लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको All Programs पे क्लिक करना है, देन MS Office पे। स्टूडेंट, सम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डेस्कटॉप पे डाले रखते हैं MS ऑफिस को, तो आप डायरेक्टली MS ऑफिस पे क्लिक करके MS वर्ड ओपन कर सकते हैं। तो इसके दोनों मेथड है। अगर डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है MS ऑफिस, MS वर्ड, तो वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज द सिंपल स्टेप्स आर हियर, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, MS ऑफिस एंड MS वर्ड। नाउ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ MS वर्ड। फर्स्ट वन इज मीन्स ये कहाँ का MS वर्ड का हम यूज करते हैं। टाइपिंग लेटर्स, मेकिंग रिज्यूम्स एंड CV, मार्क्स टेबल एंड टाइम टेबल, पेपर टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ टाइपिंग एंड एडिटिंग, बायोग्राफी विद फोटोज ऑफ अदर ग्राफिक्स। तो स्टूडेंट, इसमें आपको बताया गया है कि जो MS वर्ड है हम किस लिए उसका यूज करते हैं। कोई भी आप लेटर टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है या फिर कोई भी लेटर किसी के रिगार्डिंग, आपको प्रिंसिपल सर के रिगार्डिंग या अदर किसी वर्क के लिए कोई कंप्लेंट लेटर है वो राइट करना है, तो आप इजीली MS वर्ड में बहुत सारे जो होते हैं टेक्सचर होते हैं जिसमें आप किसी को भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट को आप लेटर टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड में हम हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, कोई अदर लैंग्वेज होती है वो भी टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ मेकिंग रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है, जब आप कहीं भी कंपनीज वगैरह या कोई भी स्कूल वगैरह में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिज्यूम की एक नीड होती है जिसमें आपकी कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ टाइप की जाती है, MS वर्ड में। नाउ मार्क्स टेबल एंड टाइम टेबल। स्टूडेंट, टेबल्स के लिए हम मोस्टली एक्सेल का यूज करते हैं, बट हमारे पास जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम इजीली कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें जो मेन्यू बार है उसमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां से टेबल्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप टेबल सेलेक्ट करके कोई भी टेबल बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेपर टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग। पेपर को टाइप करना, उसको फॉर्मेट करना, मीन्स उनका स्पेस वगैरह इक्वल करना, साइज वगैरह चेंज करना, तो ये सब किसमें होता है, MS वर्ड में। नाउ नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ टाइपिंग। कोई भी पैराग्राफ टाइपिंग हम इजीली कर सकते हैं और इस किसी भी जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनकी बायोग्राफी भी हम इजीली राइट कर सकते हैं विद देयर फोटो एंड अदर ग्राफिक्स। ओके, तो स्टूडेंट, ये आपके MS वर्ड की एप्लीकेशन थी और होता है क्या MS वर्ड, यहाँ आपको डिस्कस किया गया था। ओके, Students, this is for class 8. Students, as you all know, we are doing conjunctions chapter and we discuss about the two kinds of conjunctions, and that are coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Now today I will start with the third one, and that is correlative conjunctions. In previous video we discussed about the book exercise also, which is based on the two conjunctions and two kinds of conjunctions. Now let's start with the correlative conjunctions.
Correlative conjunctions defined as conjunctions that convey their full sense only when they are used in pairs are called correlative conjunctions. These conjunctions are either used for joining words or sentences. स्टूडेंट्स कॉरेलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जिन्हें हम पेयर में यूज़ करते हैं. इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ देम इन पेयर्स तो उनका सेंस नहीं निकलता और उन पेयर से हम दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं. Now look at this remember portion. Some of the correlative conjunctions are coordinating while some of them are subordinating. Here we are talking about the coordinating and subordinating conjunctions. So इसमें आपको समझ में ही आ गया होगा कि coordinating conjunctions वो होते हैं जो independent होते हैं, whereas subordinating conjunctions are dependent conjunctions. Now let's start with the portion of correlative conjunctions, and here we have the, let's start from here on page number 151. We have already discussed some of them earlier. One other are explained below. हम कुछ words ऐसे हैं जिन्हें हम already discuss कर चुके हैं. Now let's start with the another one. They are such as, so as. In the sentences we are using such word भी use करते हैं उस sentence में हम, और as word भी use करना पड़ता है. So they are the correlative conjunctions. इनको हम pair में ही use करते हैं. For example, she is not such a person as will leave you alone in times of distress. Such friends as ridicule and judge you all the time and you are not your true friends. So as the story is not so poignant as you remarked. The entrance exam did not prove to be so tough as we had anticipated. Next is as so. As the child, so is the man. As you sow, so shall you reap. Scarcely, hardly, when. Scarcely और hardly दोनों में से एक word use कर सकते हैं. Hardly had I entered the house when the lights went off. Hardly had I reached the station when the train steamed out. No sooner did Somnath enter the office than he was summoned by his manager. Now on the basis of correlative conjunction we are having a book exercise. Let's start with the book exercise. A part. Complete these sentences with appropriate correlative conjunctions. By understanding these examples, we will start with the book exercise. I have such the I have dash the time, dash the motivation to play, right not. So we are using here, I have such the time as the motivation to play tennis, right not. No sooner did the minister step on the podium to give a speech as there was a then speech. No sooner we are using then. अभी हमने पढ़ा था no sooner के साथ हम क्या पढ़ेंगे then. No dash friends are not capable of emphasizing with you can never be considered good friends. अभी हमने so friends as अभी हमने पढ़ा था so और as के बारे में. Here we are using as, so with the pair of as we are having so. Such was the weather the whole day. Such
the whole day as I decided to stay indoors. Now remaining on the next page. Next summer I will such take poetry classes as learn how to cook-read. Hardly had the children reached their grandpa's farm as then they, hardly और no sooner के साथ हम क्या यूज करते हैं, then. The new sales manager turned out to be such dynamic as his professor. As his confidence, so is his capacity. Now look at the B exercise. Rewrite these sentences using the conjunctions given in the bracket. आपको ब्रैकेट में गिवन है ऑलरेडी कंजक्शंस. इन कंजक्शंस को यूज़ करके आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को रीराइट करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज डन एज द एग्जाम्पल. शाहिद विंस रिस्पेक्ट एवरीवेयर. शाहिद विंस रिस्पेक्ट व्हेनेवर ही goes. Now next sentence is, because the train was crowded, we could not reach our seats. So you are going to use so and that. Because the train was so crowded that, so crowded you can use here, and that you are going to use here, that we could not reach our seats. Although Sushmita can afford a car, she prefers cycling to her workplace. Although Sushmita can afford a car, but she prefers cycling to her workplace. You will unless succeeded only if you work hard. You can write it here. You will succeeded only if you work hard. Unless. When they reached the theatre, the show had started. When they reached the theatre, before the show started. Okay students, we have done these exercise, and rest of the sentences you have to do it on your own. This is your homework. Now we completed with this chapter also. So students, I hope you understand about the three kinds of conjunctions as we discussed. Thank you everyone. Very pleasant morning to all my dear student of class 8th. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are continuing our revision work of the essay when preparation exam. So student, to continue that series, I am going to discuss long question answer of chapter 13 sound. So let's get started. Student, first long question is related to an experiment. You have to discuss an experiment to show that the sound cannot travel in vacuum. This answer is on page number 143 and activity is 6. So student, let's discuss. आपको ये बताना है कि वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं हो सकती, बट एयर के थ्रू वो ट्रैवल हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, ग्लास, एनी मीडियम दैट रिक्वायर्ड. Students, see, this is your answer of long question first. In this activity, through this activity, we came to know that the sound needs any medium or not. Okay, students. So, aim is to show that sound can travel through air but not through vacuum. आपको इसमें बताना है कि हमारा aim क्या है इस activity को रेडी करने में, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, कि जो हमारी जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रैवल हो सकती है बट नॉट थ्रू द वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स होता है खाली जगह, स्पेस, जो जहाँ पर कुछ भी ना हो, यानी मीडियम नहीं है. मटेरियल रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिक बेल, अ बिग ग्लास जार, वैक्यूम पंप. ये हमें मटेरियल है जो चाहिए होगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. सी द प्रोसीजर आर, फर्स्टली यू हैव टू हैंग एन इलेक्ट्रिक बेल
inside a jar connected to a vacuum pump। आपको क्या करना है, इस बेल जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगानी है। बेल जार जो है स्टूडेंट वो ग्लास का होता है एंड ये इलेक्ट्रिक बेल आप देख सकते हो जो आपके घरों वगैरह में भी, हाउसेस वगैरह में लगाई जाती है, डोर बेल वगैरह टाइप में, तो आप उसको वहां पे उसको लगा सकते हो। ओके सी, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक बेल जो है वो क्या करती है, बजती है, आपको पता है साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें से। नाउ यू हैव टू स्विच, सॉरी, इस इलेक्ट्रिक बेल से हमें एक पंप, वैक्यूम पंप को कनेक्ट करना है। स्विच ऑन द वैक्यूम पंप टू टेक आउट द एयर फ्रॉम द जार। नाउ आप देखिए क्या करना है, उस वैक्यूम पंप को ऑन करके उसमें से जितनी भी एयर है, ये आप देख रहे हो जहाँ पे स्पेस है यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, इस एयर को सारा निकाल लेना है। जब एयर निकल जाएगी स्टूडेंट, तो जब इलेक्ट्रिक बेल बजेगी तो क्या आपको लगता है कि आपको साउंड सुनाई देगा? नो स्टूडेंट, यू कांट हियर any sound produced by that electric bulb because there is no medium that can pass the vibrations to your ears। तो वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक बेल से निकले हुए साउंड को प्रोड्यूस होने के बाद आप तक पहुंचाए, बिकॉज वहां पे एयर था, एयर भी हमने उसमें से निकाल दिया, तो कुछ भी मीडियम नहीं है। एंड यू नो, किसी भी मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट अगर हो रहे हैं तो उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स तक पहुंचने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है, बट वहां पे कोई मीडियम नहीं, सो दैट्स व्हाई वी कांट हियर द साउंड। सो कंक्लूजन इज दैट दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि एयर से साउंड ट्रेवल हो सकती है और गैसेस से साउंड ट्रेवल हो सकती है, बट नॉट थ्रू वैक्यूम। लेकिन जो वैक्यूम स्पेस है वहां से साउंड ट्रेवल नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट, whenever you have to write your answer, you will write this all the procedures and aim material whatever that given in this question and with the this diagram also. Now move to the question number 2. Question number 2 is student about explain how do we hear sound through the ears with the help of a diagram। आपको एक डायग्राम बनाना है। Firstly, let's have a look on the diagram. Students, see, this is your ears diagram that you have to draw in the answer number 2. It's a very neat and clean diagram। आप देख सकते हो, इस डायग्राम से आपको पता चल जाता है ये हमारे ईयर्स के 3 पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये हमारा ईयर का आउटर पार्ट है। तो इन्हीं के थ्रू हमारा जो आप कह सकते हो जो हमारी साउंड है वो हमारे ईयर्स तक होते हुए हमारे नर्व्स तक पहुंचती है। ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन तक पहुंचाता है, तब हमें सेंसेशन फील होती है, तब हमें कोई भी साउंड सुनाई देती है। नाउ सी, दिस इज द प्रोसीजर। साउंड वेव्स एंटर द आवर ईयर्स एंड ट्रेवल थ्रू अ नैरो पैसेज वे। देखिए जो साउंड है वो हमारे ईयर्स तक कैसे, बाहर ईयर तक कैसे पहुंचती है। एक नैरो पैसेज जो मैंने आपको दिखाया था उसमें रेड कलर का इस तरीके से पैसेज बना हुआ था, उस पैसेज से होते हुए जो साउंड है वो हमारे ईयर के नैरो पैसेज से ईयर कैनल तक पहुंचती है। ओके, वो जो इस तरीके से बना हुआ था वो ईयर कैनल है। उसके बाद वो ईयर कैनल जो है एक व्हाइट कलर के ईयर ड्रम से कनेक्ट होगा, उस ईयर ड्रम पर जाके वो साउंड वाइब्रेट करती है। तो जब वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है स्टूडेंट, फ्रॉम द ईयर ड्रम वाइब्रेट फ्रॉम द इनकमिंग साउंड, जब साउंड उसके अंदर आ रही होती है तो उससे वो वाइब्रेट होता है। तो साउंड प्रोड्यूस, जो वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन क्या करती है, हमारे ईयर्स के अंदर 3 छोटी छोटी सी बोन्स होती है, उस बोन्स को टच करती है वाइब्रेशन। जब वो उस बोन को टच करती है तो उसी बोन्स के थ्रू ही ऑडिटरी ट्यूब्स होते हुए, ये तीनों बोन के नेम मेंशन स्टूडेंट, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये तीनों बोन्स जो हैं ये क्या करती हैं, मैसेज डिफरेंट डिफरेंट जगह तक पहुंचाती हैं। जब इन तीनों बोन्स से होते हुए, आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ स्टूडेंट, ये ईयर ड्रम है, यहाँ तक आने के बाद ये मैलियस, इनकस आप देख रहे हैं, तीनों बोन्स जो हैं इन बोन्स तक वो, और ये स्टेप्स आपकी जो ये 1, 2, 3 ये तीनों बोन्स हिट होती हैं, फिर ये कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हो इससे सेमी सर्कुलर कैनल से, और फिर ये जो है कनेक्ट होकर के ऑडिटरी ट्यूब तक मैसेज पहुंचाती है। फिर इसमें से ऑडिटरी नर्व्स जो है वो मैसेज ले जाकर के ब्रेन तक पहुंचाती है। कॉचलियर नर्व्स, ये देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स हैं हमारे ईयर्स में, ये सारी वो नर्व्स हैं जो कि मैसेज कन्वे करती हैं हमारे ब्रेन तक। फिर ब्रेन को पता चलता है, देन वो मैसेज सेंड करता है बैक, फिर हमें सेंसेशन फील होती है कि दैट वी आर हियरिंग समथिंग। So student, these all were the procedure through which we can hear the sound through our ears. Now move to the question number 3. Question number 3 is what steps should be taken to reduce the effect of noise pollution. Noise pollution के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन इन स्टेप्स
एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज, किस तरीके से नॉइज को कंट्रोल किया जा सकता है। यूज ऑफ एम्पलीफायर शुड बी बैन, जो हम एम्पलीफायर्स वगैरह डीजे वगैरह साउंड हाई लाउड म्यूजिक सुनते हैं उसको बैन कर देना चाहिए। व्हीकल शुड बी फिटेड विद मोर इफेक्टिव साइलेंसर, और जो व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा हाईली साइलेंसर लगे हुए होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, लाइक बुलेट्स वगैरह में आपने देखे होंगे, सो दिस शुड ऑल्सो बी बैन। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री शुड बी relocated far away from the residential area when where there is a student, where there is a localities means a large number of people are living there, the factory should be located at a very distant places, तो बहुत ज़्यादा दूर पर हमें फैक्ट्रीज वगैरह लगानी चाहिए। मशीन शुड बी डिज़ाइन इन सच वे दैट दे प्रोड्यूस लेस नॉइज, और मशीनरी को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो बहुत ही कम नॉइज उसमें से प्रोड्यूस हो। मतलब बहुत मशीनरीज के ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें से साउंड बहुत ज़्यादा निकलती है। नेक्स्ट 4th नंबर इज एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है। विंड रीड इंस्ट्रूमेंट, विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि द एयर इज ब्लोन इन आइदर डायरेक्टली और थ्रू द रीड्स, या तो उसमें से डायरेक्ट ब्लो करके एयर साउंड प्रोड्यूस की जाती है, या तो उनके रीड्स जो उनके कॉलम्स बने हुए होते हैं उनको दबाकर ओपन करके इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर जाती है। एंड द पिच इज अलर्टेड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम, और उनके जो कॉलम्स है, कॉलम्स यानी जिन कॉलम में से एयर निकल रही है उनको वाइब्रेट होकर के एयर निकलती है, तो उसको ओपन करना क्लोज करना इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी कॉल द विंड इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल है फ्लूट, सैनाई, बैक पाइप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दे हैव टॉट स्ट्रिंग विच वाइब्रेट व्हेन दे आर प्लग, उसमें बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रिंग लगी हुई होती हैं, सीधे तार लगे हुए होते हैं। जब हम उनको प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस तरीके से, और या तो इनको बो से, जो एक आपने देखा होगा गिटार वगैरह वायलिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, लाइक दैट, उस तरीके से। तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट सितार, वीणा, वायलिन एक्सेट्रा, ये हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। नाउ next is percussion instrument, those instrument in which the vibration of stretch animal skin produce sound। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके के ढोलक वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें होता है, उसमें स्किन लगी हुई होती है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में तबला, ड्रम, मृदंगम एक्सेट्रा। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th में यू हैव टू टेल दैट हाउ द साउंड ट्रैवल इन वाटर में साउंड किस तरीके से ट्रैवल होती है। थ्रू परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी यू हैव टू प्रूव दैट। तो ये स्टूडेंट साउंड कैन ट्रैवल इन लिक्विड लाइक वाटर। सी स्टूडेंट दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 4th। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि साउंड किस तरीके से, देखिए पहले फर्स्टली वी हैव टू, हमारा एम क्या है, वी हैव टू शो दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड, स्क्विकी टॉय, पॉलीथीन बैग, बकेट ऑफ वाटर। इस बकेट ऑफ वाटर को फुल बकेट पानी भर के ले लेना है, हमें एक टॉय लेना है, एक पॉलीथीन बैग लेना है। नाउ देखिए क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्क्विकी टॉय। स्क्विकी टॉय जो बच्चे खेलते हैं जिसमें साउंड दबाने से साउंड निकलती है, तो उस तरीके के टॉय को पॉलीथीन बैग के अंदर डालना है। एंड आफ्टर दैट प्लेसिंग इट यू हैव टू टाई इट ऑन द टॉप। टॉप पर उसको नॉट से टाई कर देना है, गांठ लगा देना है उस प्लास्टिक बैग में। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिप इट इनटू द फुल बकेट ऑफ वाटर। जिस बकेट में पानी है उसमें उसको डिप करना है। डिप करने के बाद क्या करेंगे आप, नाउ आप उस बैग को प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करेंगे स्टूडेंट, यू विल हियर अ फेंट साउंड, आपको एक हल्की सी धीमी सी मंद सी आवाज़ सुनाई देगी। सो थ्रू दैट वी कैन से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि साउंड लिक्विड में प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज कंटेंट। यू हैव टू लर्न इट, रिवाइज इट फॉर योर S7 प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आपका बेटा क्लास 8 का हम आज चैप्टर नंबर 3 ओनम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला के जो है क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन पार्ट करेंगे। सो आपको सबको पता है जैसे कि ये जो है हम किस लिए कर रहे हैं, SA1 की तैयारी के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। Why are festivals important for us? हमारे लिए त्योहार क्यों जरूरी होते हैं? So answer of this question is festival are important for us because it is a part
Part of human lives being changes and relief from daily routine of our life. Each festival has a story behind it. फेस्टिवल बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे जो है लाइफ के, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है और ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ह्यूमन बीइंग इसके द्वारा जो है चेंजेस लाते हैं, रिलीफ होते हैं और डेली रूटीन से कुछ हटकर होता है फेस्टिवल के दौरान और उनकी लाइफ जो है इंजॉय करते हैं और उस स्टोरी के पीछे, उस फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी छुपी होती है. Now question number 2, where is Kerala situated? What is the main source of livelihood of the people of Kerala? केरला कहाँ पे सिचुएटेड है और केरला में रहने वाले लोगों का मेन जो है जीने का व्यवसाय क्या है? So, see the answer number 2. Kerala is situated on the southern coast of the country. The main source of livelihood for the people of Kerala is farming and fishing. केरला जो है कहाँ सिचुएटेड है? ये सदर्न कोस्ट पर कंट्री के सिचुएटेड है इंडिया के और इसका मेन सोर्स जो लाइवलीहुड का वो क्या है कि वहाँ के लोग जो है फार्मिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, मछली पालन और खेती बाड़ी. अब नंबर 3 देखिए, विच इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला? वाई डू दे सेलिब्रेट इट? केरला का सबसे बड़ा जो है फेस्टिवल क्या है और वो उसको क्यों मनाते हैं? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनम इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. दे सेलिब्रेट इट इन ऑर्डर टू वेलकम देयर किंग महाबली. ओनम सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है केरला का है और वो इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो इस दौरान अपने महाबली राजा का वेलकम करते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज महाबली? व्हाई डिड लॉर्ड इंद्र गो टू लॉर्ड विष्णु? यानी कि महाबली कौन था और भगवान इंद्र भगवान विष्णु के पास क्यों गए? Mahabali was the king of Asura of Kerala. He was very strong and powerful. Indra, the king of the Devas, he was jealous of Mahabali's popularity and feared losing his throne to Mahabali. So he went to Lord Vishnu and asked for his help in destroying Mahabali. महाबली जो है वो असुरों का राजा था जो कि केरला का था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था और इंद्र भगवान जो देवता हैं वो देवताओं के राजा हैं और वो जेलस थे महाबली से की पॉपुलैरिटी से और उनको डर था अपना सिंहासन कहीं वो महाबली को खो ना दे, इसलिए वो जो है भगवान विष्णु भगवान के पास गए ताकि वो महाबली को उनकी हेल्प से डिस्ट्रॉय कर सके. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, हु केम टू महाबलीज कोर्ट वन डे? व्हाट डिड ही आस्क फॉर महाबली? यानी कि महाबली के कोर्ट में एक दिन कौन आया और उसने क्या मांगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड विष्णु लुक द फॉर्म ऑफ 8 ड्वार्फ ब्राह्मण कॉल्ड वामना केम टू महाबलीज कोर्ट वन डे. He asks for Mahabali a piece of land as much as he can cover in 3 steps. लॉर्ड विष्णु जो है एक ब्राह्मण का रूप धरकर जिसका नाम वामना उन्होंने रखा और महाबली के कोर्ट में गए. उन्होंने महाबली से कहा कि मुझे इतनी जमीन चाहिए जितने मेरे 3 पैरों पे मैं कवर कर सकूं. नंबर 6 देखिए, what was Mahabali's last wish? Was it granted? कि महाबली ने की जो है लास्ट विश क्या थी, क्या उसे वो विश दी गई? नंबर 6 देखिए, Mahabali's last wish was that he wanted to be allowed to visit his people once a year. Yes, it was granted. महाबली की लास्ट विश क्या थी कि वो ये चाहते थे कि उनको ये अनुमति दी जाए कि वो साल में एक बार आकर अपने लोगों से मिले और ये विश जो है उनकी पूर्ण हो गई थी. नंबर 7, व्हाट इज कथकली?
What do the Kathakali dance interact? How do they interact it? यानी कि कथकली क्या है और ये कथकली जो डांस है उसको कैसे है, वो कैसे इसको करते हैं और उसको क्यों करते हैं. So, see the answer of this. Kathakali is the classical dance of Kerala. Kathakali dancer interact mythologically stories with the help of traditional musical instruments. कथकली जो है वो क्लासिकल डांस है केरला का, और कथकली डांसर जो है डांसर्स कैसे इसको करते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज यानी कि जो दंत कथाएं होती है उस कथाओं को जो है डांस करके ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है इस चीज़ को शो करते हैं. सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका यहीं तक. आपको करना क्या है, एज यूजुअल जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject GK. Her class is 8th in chapter number 21. In previous video I discussed with you chapter number 20, so let's start. Student, chapter number 21 is world active volcano. Student, volcano होते हैं ज्वालामुखी जो धरती के अंदर से बहुत ही हॉट जो लिक्विड सा निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी वोल्केनो. और ये मोस्टली जो समुंदर होता है, ओशन सी है, उसमें निकलते हैं. ठीक है. हियर फर्स्ट वन इज देयर आर मोर देन 1500 एक्टिव वोल्केनो ऑन द अर्थ. स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं कि इस टाइम जो अर्थ है उस पर कितने एक्टिव वोल्केनो है, 1500. और जो किस में लाई कर रहे हैं, सीजन ओशन में. नेक्स्ट वन है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो आर इन पैसिफिक ओशन. मीन्स 50% वोल्केनो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में. दिस इज द पैसिफिक ऑफ रिंग फायर. इसको क्या बोलते हैं, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. द बिगेस्ट eruption इन द 100 years वाज द नवपुत्रा इन अलास्का 1912. सबसे बड़ा जो वोल्केनो विस्फोट है, eruption है, वो 100 साल पहले कहाँ पे हुआ था, नोवारपुता इन अलास्का में हुआ था 1912 में. नाउ नेक्स्ट वन इज मनुआ लोआ. ये हवाई एक प्लेस है, वहाँ पे है. इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो. तो स्टूडेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन कवर होते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, मनुआ लोआ. कहाँ पे है, हवाई, और जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में ही है, यूएसए में ये प्लेस. नाउ some famous volcanoes are here. First one is Mount St. Helens. It is located in Washington State, USA. The last eruption occurred in 1980. इसमें लास्ट टाइम कब विस्फोट हुआ था, 1980 में. और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वाशिंगटन, जहाँ के जो जॉर्ज अब्राहम लिंकन है वो प्रेसिडेंट थे. वाशिंगटन से बिलोंग करते थे वो, यूएसए में है ये प्लेस. नाउ इरेबस जो है वो अंटार्कटिका द साउथर्न मोस्ट वोल्केनो है. अंटार्कटिका जो एक तरह से कॉन्टिनेंट है, उसमें साउथर्न मोस्ट में ये वोल्केनो है. नेक्स्ट है विशुवियस. विशुवियस में कहाँ पे, इटली में है. और ये कब एरप्टेड हुआ था, AD 79, बरिंग द टाउन हरकुलेयम एंड पोम्पी. ये 2 टाउन्स हैं, इनमें इनका ब्लास्ट हुआ था. सिंस देन इट इज erupted about 40 times, most recently in 1913 to 1944. नेक्स्ट वन इज है क्रेकतो. क्रेकतो कहाँ है, सुंदर स्टेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा. स्टूडेंट, इंडोनेशिया जो द्वीप है उसमें, आइलैंड है उसमें, जावा और सुमात्रा 2 आइलैंड है इंडोनेशिया में. उनके बीच में जो ये है वोल्केनो हुआ था, क्रेकतो. Since 1927, small eruption have created a new island, Anak Krakatau. और जो ये आइलैंड है इसका नेम था अनेक करकतो. नेक्स्ट वन इज है करगेंतंग इंडोनेशिया में है. ये भी मोर देन 40 eruption took place in 1675.
5 के बाद इसमें 40 टाइम्स ये एरप्शन हो चुका है इसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज बैरन आइलैंड एंड अदर वन इज कोटोपक्सी। तो जो बैरन आइलैंड है वो इंडिया में है, इंडियन ओशन में है। द लेटेस्ट इरप्शन टुक प्लेस इन May 2005। इसमें जो लास्ट टाइम है वो कब इरप्शन हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट वन कोटोपक्सी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? एजुडोर में, और ये एक्टिव वोल्केनो है इन अंडेज माउंटेन ऑफ साउथर्न अमेरिका। साउथ अमेरिका में है ये प्लेस जो है। नेक्स्ट वन इज वोल्केनो लेक्शियन, मीन्स वोल्केनो से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका मीनिंग आपको बता देते हैं कि क्या क्या होता है। फर्स्ट वन है एक्टिव वोल्केनो। क्या होता है? जो टाइम टू टाइम इरप्शन हो चुका है, मीन्स बार बार जो धरती से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोरमेट वोल्केनो क्या होता है? जो इरप्टेड नहीं हुआ है काफी सालों से, मैनी ईयर्स, ऑल्दो देयर इज स्टिल सम एक्टिव डीप इनसाइड, और लेकिन उसमें जैसे कि ऐसा लगता है कि ये कभी एक्टिव हो सकता है इन फ्यूचर। एन एक्सिट वोल्केनो हैज सीज टू बी एक्टिव, मीन्स इनको बिल्कुल ही सीज कर दिया गया है, जैसे जहाँ पे ये एक्टिव हुए थे उनको उस प्लेस को सीज कर दिया गया है। नेक्स्ट वन है इरप्शन। इरप्शन क्या होता है? अकर्स व्हेन नोट रॉक्स एंड लावा ब्रस्ट फ्रॉम द वोल्केनो, मीन्स इसमें एक लिक्विड निकलता है दैट इज कॉल्ड मैग्मा। लावा एंड गीजर्स, तो गीजर्स क्या होते हैं? इसमें एयर्स होती हैं, गैसेज होती हैं जो बॉइलिंग वाटर की तरह होती है, हाई इन एयर। दीज हॉट स्प्रिंग्स कॉज्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी बिलो द अर्थ। लावा भी लिक्विड होता है और बहुत ही गर्म होता है, और मैग्मा भी। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह के जो है, जो लावा है वो बाहर निकलता है और मैग्मा अंदर ही रहता है धरती के, मीन्स ये दोनों ही सेम होते हैं, बट जो धरती के अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और लावा जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ कीवर्ड्स थे जो वोल्केनो से रिलेटेड थे। ओके, तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए, और ये टॉपिक आपके SST की बुक में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our 5th chapter of history in reading. Today we do the exercise of this chapter. So let we continue our today's class with the first point, fill in the blanks. First fill up is during the dash period there was no formal industrial system in India. कि कौन से काल में भारत के अंदर फॉर्मल इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं था। तो हमने चैप्टर की फर्स्ट लाइन जब हम पढ़ना स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था कि इन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कि मुगल काल में भारत के अंदर औपचारिक रूप से इंडस्ट्रियल सिस्टम नहीं था। सेकेंड इज गोल्ड वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द फ्लोरिशिंग डैश ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल रूल, कि मुगल रूल के अंदर विश्व के विभिन्न भागों में जो सामान पहुंचता था वो कैसे पहुंचता था? तो फ्लोरिंग मैरीटाइम, MARITIME, मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल रूल, कि मुगल रूल के टाइम पे कौन सा ट्रेड था? मैरीटाइम। थर्ड इज द विक्ट्री ऑफ डैश इन 1757 अलाउड द ब्रिटिश टू इंक्रीज देयर पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, कि किसने 1757 में भारत के अंदर विक्ट्री हासिल की और भारत के अंदर राजनीतिक प्रभुत्व जमाया। तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि यूरोप की बहुत सारी जो कंपनियां थी, यूरोप के बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि पुर्तगाल है, डच हैं, ये सारे ही भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन इन सब के अंदर जब व्यापारिक रूप से रेस हुई, जब उनके आपस में विद्रोह हुए, तो मोनोपोली के लिए जो लड़ाई हुई उसके अंदर EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसने यहाँ पे विजय अपनी स्थापित की थी और उसी ने भारत के अंदर फिर कंट्रोल किया था। फोर्थ इज इन 1764 द ब्रिटिश रिसीव्ड द डैश ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, कि 1764 में ब्रिटिश ने क्या रिसीव किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो क्या हासिल किया था?
दीवानी राइट, DIWANIRIGHT, दीवानी राइट। दीवानी राइट का क्या मतलब होता है? दीवानी राइट का मतलब है कि इस राइट को प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार इन राज्यों में से अपनी मर्जी से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। फिफ्थ इज द डैश रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी इन यूरोप फॉरएवर चेंजिंग द वे गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, कि यूरोप के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, कौन सी रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी में? तो कौन सी रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। सिक्स्थ इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन डैश डीपली अफेक्टेड अदर कंट्रीज, कि जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी कहाँ पे? यूरोप में, उसने विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। क्योंकि अगर वर्ल्ड के अंदर कहीं, क्योंकि यूरोप जो है, ब्रिटेन यहीं पे तो है यूरोप में, और यहाँ पे अगर औद्योगिक क्रांति होगी तो दूसरे देशों को तो इफेक्ट करेगी, क्योंकि यूरोप ने जो यूरोप का जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसने विश्व के बहुत सारे देशों पे अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था उस टाइम में। तो अगर यूरोप के अंदर क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति, तो वो विश्व के अन्य देशों पे प्रभाव डालेगी। सेवंथ इज द डैश कंट्रीज रेस्ड टू एक्वायर कॉलोनीज विच वुड मीट बोथ ऑफ दीज डिमांड्स, कि किसकी बहुत सारे देश थे जो मोनोपोली स्थापित करने के लिए या कॉलोनीज को एक्वायर करने के लिए रेस कर रहे थे। तो कौन सी कंट्रीज थी? यूरोपियन कंट्री, ठीक है। कौन सी कंट्रीज थी? यूरोपियन कंट्री, यूरोप की कंट्रीज थी, जैसे पुर्तगाल है, डच है, डेनमार्क है। तो ये सारी जो कंट्रीज थी वो भारत के अंदर कॉलोनीज को एक्वायर कर, भारत और भारत के बाहर भी कॉलोनीज को एक्वायर करने के लिए रेस कर रही थी। 8th is the decline of the craft industry in India was mostly aided by British policy of, कि कौन सी पॉलिसी अपनाई थी भारत की क्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए? वन वे फ्री ट्रेड, वन वे फ्री ट्रेड, ठीक है, ये पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटेन ने। और इसके अंदर क्या था कि जो ब्रिटेन का सामान आता था वो तो विदाउट टैक्स आता था, उसके लिए इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन जो भारत का सामान विदेशों में जाता था उसके लिए भारतीयों को बहुत अधिक मात्रा में 400% टैक्स पे करना पड़ता था। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज वेरी स्लो, कि भारत में औद्योगिकरण की प्रोसेस बहुत स्लो थी। दिस इज ट्रू। कॉफी प्लांटेशन वर सेट अप इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया, कि जो कॉफ़ी प्लांटेशन था वो भारत के पश्चिमी घाट पे था, जो साउथ इंडिया था, दक्षिणी भारत में। तो दिस इज ट्रू, क्योंकि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे तो क्या हो रहा था, टी के प्लांटेशन हो रही थी, टी की खेती हो रही थी, चाय की खेती हो रही थी, लेकिन जो कॉफ़ी की खेती हो रही थी वो वेस्टर्न घाट्स पे हो रही थी। Third is the first steps to establish industries in India were taken up during the Swadesh movement in the early 20th century, कि भारत के अंदर इंडस्ट्रीज को स्थापित करने का पहला जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो स्वदेश मूवमेंट जो 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था तब से हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ इज द आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, कि अमेरिका की जो सिविल वॉर हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1864 में। had also cut off the supply of raw cotton from the American plantation. This is also true, ठीक है, कि जो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुई थी 1864 में, उसने क्या किया कि ब्रिटेन को रॉ कॉटन देना बंद कर दिया था। फिफ्थ इज द सिचुएशन got better when in 1813 the EEIC imposed a high tariff on the import of Indian textile, कि स्थिति बेहतर हो गई जब EEIC ने 1813 में भारतीय टेक्सटाइल के ऊपर जो कर था, हाई टैरिफ था, वो कम कर दिया था। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिक्स्थ इज गोमताज वर अपॉइंटेड हु सुपरवाइज द वीवर एंड ऑल्सो चेक्ड द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड, कि गोमताज जो था वो सुपरविजन के लिए नियुक्त किया गया था वीवर्स के ऊपर और कपड़े की क्वालिटी को भी देखने के लिए। दिस इज ऑल्सो true. Now we do the short question answer. Our first question is, where were the high quality goods being made during the Mughal rule, कि मुगल रूल के दौरान जो हाई क्वालिटी गुड्स थे वो कहाँ बनते थे? तो आंसर इज
the high quality goods were being made in the Royal Cottage Industries, urban domestic industries and royal कारखानाज and workshops. कि कहाँ पे हो रहा था हाई क्वालिटी गुड? मुगल काल में कहाँ पे बने? जो रॉयल कॉटेज थे, रॉयल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो अर्बन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, और रॉयल कारखाना और वर्कशॉप थे. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज नेम सम ऑफ द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द मुगल रूल. कि मुगल रूल के दौरान कौन कौन से कुछ जो आइटम्स थे जो एक्सपोर्ट हो रहे थे. तो आंसर आपका यहीं से है. द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द मुगल रूल वर टेक्सटाइल्स, मुस्लिन्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. यहाँ पे आप और भी जोड़ सकते हो, प्रीसियस स्टोन्स भी जोड़ सकते हो, एटसेट्रा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट आइटम डिड द यूरोपियन कंपनीज एक्सटेंसिवली ट्रेडेड. कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो जो व्यापार करती थी वो कैसे कर रही थी. तो द यूरोपियन, क्वेश्चन से ही आंसर लेंगे हम. द यूरोपियन कंपनीज एक्सटेंसिवली ट्रेडेड गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन. ठीक है, ये आपका आंसर है, गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्रिटिश रिसीविंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अफेक्ट ट्रेड. कि जब ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट ले लिया था तो उसका व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. तो आप सभी को पता है कि व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था. उन्होंने ज़्यादा रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि भारतीय जो ट्रेडर्स थे उनकी स्थिति खराब हो गई थी. तो बिकॉज इट अलाउड दैम टू यूज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द बंगाल रीजन टू फाइनेंस ट्रेड. कि इनको परमिशन मिल गई थी फाइनेंस ट्रेड करने, ट्रेड को फाइनेंस देने के लिए, कि बंगाल से जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो ये उससे क्या करते थे, ये फाइनेंस करते थे ट्रेड को. विद नॉट ओनली इंडियन, कि इंडिया में ही नहीं फाइनेंस करते थे, बट इवन अदर कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट ट्रेडर्स. और ये किस किस से भी इन्वेस्ट करते थे, उसको फाइनेंस करते थे. जो बाहरी कंपनियां थी, जो अदर कंपनियां थी, उनमें भी इन्वेस्ट करते थे, और जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनको भी ये फाइनेंस करते थे. मतलब कि बंगाल से पैसा लेके ये सिर्फ भारत के अंदर ही उसका यूज नहीं कर रहे थे, भारत से बाहर की कंपनियों में भी ये यूज कर रहे थे. नाउ वी डू आवर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्ट ट्रेड. कि जो अमेरिका के अंदर आउटब्रेक हुआ तो उसने कैसे व्यापार को प्रभावित किया. तो अमेरिका के अंदर जो 1864 में आउटब्रेक हुआ था, तो इसका आंसर है बिकॉज इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम द अमेरिकन प्लांटेशन. कि इसने अमेरिकन प्लांटेशन, जो अमेरिका से प्लांटेशन होता था, रॉ मटेरियल आता था कॉटन का, उसको बंद कर दिया. द डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन वॉज अपराइजिंग. और जो इंडिया के कॉटन की डिमांड बढ़ने लगी, इट क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर इंडियन वीवर्स. और इसने भारतीय वीवर्स के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, उनके लिए परेशानियां खड़ी कर दी. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल. वी डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.